जोहार साथी। नेपाल में बड़ी तेजी से चीजें बदल रही हैं। रोज नई नई बातें हो रही हैं। अभी ताजा स्थिति यही है कि एक सप्ताह पहले या 5-7 दिन, 4-5-6 दिन पहले जो छात्रों का, एक खास उम्र के लड़कों का, विद्यार्थियों का, जो वहाँ युवाओं का जो प्रदर्शन भयानक हुआ था, हिंसक प्रदर्शन में बाद में बदल गया। और उसके बाद अभी की स्थिति यही है कि अब पूरा नेपाल सेना के हवाले है, सेना की देखरेख में है और वहाँ अंतरिम सरकार बनाने की योजना बन रही है। तरह तरह का, कल तक जिस नाम का प्रस्ताव था वो नाम बदल गया है, फिर नए नाम आ रहे हैं, कुछ चर्चा हो रहा है कभी। तो क्या होगा, सब कुछ अनिश्चित है। और बहुत कुछ अब लगता है कि वहाँ के जिन छात्रों ने आंदोलन किया था, जिनके आक्रोश की अभिव्यक्ति हम लोगों ने देखी नेपाल में, और उसको लेकर बहुत आशान्वित भी हुए। तो इसी सब चीजों के बीच अचानक नहीं, बार बार एक ख्याल आता है कि काश नेपाल में भी जयप्रकाश नारायण जैसे, जेपी जैसे कोई नेता होते। अभी ऐसा कोई सर्वमान्य नेता वहां नहीं दिख रहा है। सर्वमान्य नेता तो नहीं ही दिख रहा है, उतना सुलझा हुआ, सुस्पष्ट दृष्टि वाला नेता भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि जेपी मूवमेंट, जो लगभग आज से 50 वर्ष पहले बिहार में शुरू हुआ था, बिहार के शहर पटना से शुरू हुआ था और जो बाद में पूरे देश में फैला, उस आंदोलन के बाद भी सिस्टम में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ और चीजें उसी तरह चलती रही। लेकिन फिर भी वो उसमें और नेपाल में जो हो रहा है, नेपाल में जिस तरह से युवाओं का जो गुस्से का इजहार हुआ जाति वर्ग के प्रति, राजनेताओं के प्रति, वहाँ के भ्रष्टाचार के प्रति, वहाँ के भाई भतीजावाद जिसके कोई टर्म है के प्रति, वहाँ जो बढ़ती विषमता और बेरोजगारी है, उन सब मुद्दों को लेकर, और जिसका बहाना बनी थी जब वहाँ सोशल मीडिया पर रोक लगाया गया था सरकार के द्वारा। उससे ये भी पता चलता है कि सोशल मीडिया का महत्व कितना हो गया है। और सोशल मीडिया माने गुस्से और इजहार, गुस्से और आक्रोश को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। आप सिस्टम के खिलाफ नाराज हैं, आपको कुछ कहना है, आपको मन की भड़ास निकालनी है, तो सोशल मीडिया पर आप निकालते हैं। और उससे सच पूछे तो उससे सत्ताधारी या निहित स्वार्थित तत्व जो डरते हैं थोड़ा सा कि सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा प्रचार होने से नुकसान हो जाएगा, दरअसल वो तो एक तरह का अब लगता है कि वो काम करता है कि लोगों का आक्रोश इस तरह से थोड़ा एक बड़ा हिस्सा इस तरह सोशल मीडिया में ये आंदोलन करके, क्रांति करके, संघर्ष करके, टीका टिप्पणी करके, व्यंग करके चिन्हित शत्रुओं पर निकल जाता है। और वो रास्ता भी बंद हुआ तो वो किस तरह से आक्रोश निकला ये नेपाल में हम देखें। तो लेकिन फिर हम आए इस मुद्दे पर कि जिस पर बात शुरू किए थे कि इस नेपाल में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी आंदोलन चल रहा है, जो उसकी गति अभी हुई है, जो इसकी दशा दिशा है, उसको देखते हुए बार बार लगता है कि काश वहां भी जेपी जैसे कोई नेता होते, सर्वमान्य नेता। उसका घोर अभाव नेपाल में दिख रहा है। अभी जो लोग हैं
उसका बिहार आंदोलन में चूंकि उस हम खुद शामिल रहे हैं तो उसको बहुत हद तक जानने समझने का देखने का अवसर रहा है मेरे पास। बिहार में भी इसी तरह हुआ था 18 मार्च 1974 को। उसके पहले से छिटपुट आंदोलन हो रहा था, लेकिन बहुत मामूली चीजों के लिए। तो वो था कि हॉस्टल में खाना ठीक मिले, उसमें वहाँ का मेस ठीक चले, इसी तरह की मांगों को लेकर वहाँ का छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था। उसके बाद वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में बदला, और जब सत्ता ने उसका दमन किया तो वो सत्ता परिवर्तन के आंदोलन में बदल गया, और जेपी ने एक नया आयाम भी दिया। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि छात्रों युवाओं की महती भूमिका सामाजिक बदलाव में रही है, और बड़ी बड़ी क्रांतियों में उनकी भूमिका रही है इतिहास में। फ्रांस की राजक्रांति हो या रूस में भी जो भी बदलाव हुआ, उसमें युवाओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। अब युवाओं का जो आप यहाँ तय किया गया है कि इसकी सीमा ये होगी, वो नहीं। युवा मतलब जो प्रौढ़ावस्था से को प्राप्त नहीं किए, वो सारे युवा हैं और उस तरह के लोग हैं। तो उन युवाओं की ही भूमिका रही है किसी भी बदलाव में और इसमें, और इसको लेके जैसे जो उसके बारे में बिहार आंदोलन शुरू हुआ था, तो एक दिलचस्प दिनकर की कविता थी या किसी की, उसकी 2 पंक्तियां बड़ी लोकप्रिय हुई थी। देखो उन्हें उसका है कि देखो उन्हें जो सूखे नहीं हैं, नम है, जिनकी उम्र अभी 30 वर्ष से कम है। ये था उसका। देखो उन्हें जो सूखे नहीं, नम है, जिनकी उम्र 30 वर्ष से कम है। उस समय शायद दिनकर की पंक्ति थी और उसको खूब चर्चा में थी कि नौजवान, और क्योंकि जो जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं, मैच्योरिटी आती है, उसमें बौद्धिक परिपक्वता तो आती है, लेकिन दुनियावी बातों में या बहुत ज्यादा चिंतन मनन और सोचने विचारने में उनका समय बीत जाता है, और बहुत सारे लोग रिस्क लेने के लिए भी तैयार नहीं रहते हैं। एक बढ़ती उम्र के बाद उनका घर परिवार और ये वो हो जाता है। लेकिन युवाओं में इस तरह का कोई नहीं है, इस तरह का कोई बंदिश नहीं है। वो उनमें जोश होता है, और दिमाग में कुछ करने की अदम इच्छा जब एक बार पैदा हो जाती है तो वो कर गुजरते हैं और रिस्क भी लेते हैं। बिहार में भी ऐसा ही हुआ था। और लेकिन वहाँ और नेपाल के आंदोलन में फर्क ये रहा कि बिहार में आंदोलन के शुरुआती दौर में ही, जैसे 18 मार्च को, जब 18 मार्च 1974, आज से लगभग नहीं, ठीक 50-51 वर्ष पहले जब हुआ था पटना में प्रदर्शन, तो हुआ था कि विधानसभा का घेराव करना है, और छात्रों के साथ जो भी थे और लोग, युवा, वो सारे लोग विभिन्न दिशाओं से निकलकर बढ़े थे, और सचिवालय के सामने जो चौराहा था, वहां पर आते आते वहां फायरिंग शुरू हो गया था। फायरिंग हुआ था और कुछ लोग मारे गए थे। बाद में पता चला उस समय जो फायरिंग हुई और उसके बाद जो दहशत फैला और उसके बाद भीड़ छटी, चाहे जो भी हुआ, तो दूसरे दिन के अखबार से पता चला कि कई और जगहों में, कई शहरों में भी उस दिन या उसके आगे पीछे, उसके आगे इस तरह के प्रदर्शन हुए, और उसमें काफी लोग, माने जैसे इसमें कहा जाएगा ना 18-19 लोग मारे गए, तो उससे ज्यादा लोग मारे गए थे, या लगभग इतना ही उस समय तत्काल। और उसके बाद एक अजब तरह का सन्नाटा, डर का माहौल पूरे बिहार में हो गया था। उस समय भी लूटपाट की छिटपुट घटनाएं हुई थी,
उस समय भी गुंडा और अराजक तत्व जो होता है, जो इस तरह के अवसरों का लाभ उठा के लूटपाट वगैरह करता है, वो शामिल हुआ था और वो चला था इधर उधर। लेकिन फायरिंग के बाद उसमें कांग्रेस का शासन था बिहार में और देश पर भी, केंद्र में भी। और उसके बाद भयानक रूप से भयाक्रांत लोग हो गए थे, डर गए थे। और तब उसमें बिहार के उस समय गुजरात में आंदोलन छात्रों का चल रहा था। तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जो आंदोलन के नेतृत्वकारी जो लोग थे उस समय भी जो कुछ लोग छात्र नेता थे, जिसमें युवजन सभा के लोग थे, समाजवादी जन परिषद के लोग थे और इस तरह का विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े युवा संगठनों के लोग थे। तो वो सारे लोगों में से एक टीम गई थी, जेपी से मिली थी और जेपी से आग्रह की थी कि आप इस आंदोलन का नेतृत्व कीजिए। और जेपी स्वीकार कर लिए थे। जेपी स्वीकार करने के बाद लेकिन उनकी दो शर्त थी कि वो एक तो आंदोलन के सर्वोच्च नेता वो रहेंगे, वो जैसे करें उनके नेतृत्व में चलेगा आंदोलन, उससे इतर कार्यक्रम वगैरह नहीं लिए जाएंगे। और दूसरा उन्होंने ये शर्त रखा था कि आंदोलन पूर्णतः अहिंसक होगा। और उसके बाद जब इसको स्वीकार कर लिया लोगों ने, छात्र नेताओं ने, जो भी उस समय छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तब हुआ यही कि जेपी आए और कुछ एक्यूरेट दिन याद नहीं है, लेकिन एक आध महीने के बाद संभवतः एक बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा प्रदर्शन, महज 200 लोग चुने गए थे उसमें, 200 लोगों का प्रदर्शन होगा शहर में। और वो प्रदर्शन होगा, और वो प्रदर्शन हुआ था तो उसमें उसका हुलिया ये था कि हाथ पीछे में बांधा हुआ था लोगों ने और सामने तख्ती लिख कर लटकी हुई थी और उसमें लिखा हुआ यही था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। और उसके बाद वो प्रदर्शन हुआ। वो छोटा सा प्रदर्शन था, महज 200-250 लोगों का, छात्रों का, लेकिन उसको देखने के लिए अपार जनता गया। वहाँ जिन मार्गों से वो जुलूस निकल रहा था, उसको देखने के लिए उमड़ पड़ी थी वो। तो वो आंदोलन था। और जेपी ने बाद में आंदोलन में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ, जब उसका दमन हुआ, तो उसके बाद वो हुआ कि पहले राज्य सरकार जाए और फिर वो हुआ कि नहीं, ये केंद्र सरकार को जाना होगा, राज्य सरकार तो उसकी कठपुतली ही है। तो इस तरह से आंदोलन का दायरा बढ़ता गया और चला था। और जेपी ने उसमें एक वैचारिक चिंतन, एक वैचारिक सोच भी युवाओं के बीच में रखा। और वो ये उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का, सप्त क्रांति लोहिया जिसको कहते थे, उसी को संपूर्ण क्रांति के रूप में, यानी कि जीवन के हर महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इस तरह से अर्थ के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में क्रांति और बदलाव की जरूरत है। जेपी का इस सुचिंतित ये लोगों के बीच भाषण हुआ करते थे, बड़े बड़े, गांधी मैदान में हो चाहे जहां भी, और इस तरह से एक वैचारिक पुख्ता आधार बना। ये भी उस समय दो गंभीर चिंतन और भी हुआ था। ये एक तो ये कि सत्ता परिवर्तन से कुछ नहीं होता है, सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदल जाती हैं। जब तक व्यवस्था में, सिस्टम में शोषण उत्पीड़न पर टिकी हुई इस व्यवस्था में आमूल चूल बदलाव नहीं होगा, तब तक चीजें नहीं बदलेगी। ये था सोच समय का। उस आंदोलन के दौरान ही रिकॉल का अधिकार का डिमांड हुआ था।
कि जनप्रतिनिधि को वापस हम बुला सकें, यानी हम चुनते हैं तो वो जाके शासन करे और फिर अगले 5 वर्ष के बाद ही हमको ये अवसर रहे कि वो उसको हम वापस कर सकें, ये ठीक नहीं है। उसको लोहिया का एक खूबसूरत नारा था, जिंदा कौमें 5 वर्षों तक इंतजार नहीं किया करते। मतलब कि यदि आपका जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहा है ठीक से, आपके हितों के अनुकूल नहीं कर रहा है, भ्रष्ट हो गया, भटकाव का शिकार हो गया, तो आप उसको वापस रिकॉल कर सके, वापस आप चुन के भेजते हैं तो उसको वापस भी कर सकें, इस तरह का था। तो एक तो संपूर्ण क्रांति का वैचारिक आधार, उस आंदोलन के दौरान उठे हुए इस तरह की चीजें, और आंदोलन का ये स्वरूप जिसको कहते हैं पूर्णतः अहिंसक, ये चला था। और वास्तव में उसके बाद आंदोलन व्यापक तो जितना हुआ, लेकिन सत्ता का जोर, सत्ता की बर्बर हिंसा या आंदोलनकारियों की तरफ से भी कभी कोई इस तरह का तोड़ विध्वंसकारी दृश्य नहीं दिखा जैसा नेपाल में हुआ है। लोग वहां जेपी के आंदोलन के समय भी, छात्र आंदोलन के समय भी इस तरह के प्रयोग हुए कि यदि पहले चरण में धरना प्रदर्शन ये वो हुआ, फिर हुआ कि अपने अपने इलाके में अपने जनप्रतिनिधियों को घेरिए, वो हुआ। उसके बाद ये तीसरे चरण में ये हुआ कि हम लोग जन का सरकार बनाएंगे, और इस तरह का आंदोलन कई चरणों में चलता रहा उस समय तक, जब तक जेपी ने हुक्मरानों को, ब्यूरोक्रेसी को, में बैठे लोगों को, पुलिस के जवानों को, सेना में बैठे लोगों को सबसे अपील किया कि आप जनता के सेवक हैं, आप जनता पर ही डंडा मत भांगिए, उसके ऊपर जुल्म मत कीजिए। इस तरह की बातें हुआ, इसको माना गया कि ये देशद्रोह है, बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है और बहुत बड़ा। और उसी के बाद तो इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा दी। लेकिन आंदोलन इस तरह चला, व्यापक चला, इस स्थिरता के साथ। इसके तुलना में नेपाल में जो हो रहा है, नेपाल में जो कुछ दिख रहा है, उसमें ये तो दिखा कि छात्रों का गुस्सा, आक्रोश, वो का विस्फोट हुआ। ये भी हम एकदम मानेंगे कि वो सही जगह पर उन लोगों ने वार किया। यानी सही जगह मतलब संसदीय प्रणाली, पॉलिटिकल जो पार्टियां जो अय्यासी में डूबे हुए थे, उनके बच्चे, और इस तरह का जो था। हालांकि वो जो हुआ, लेकिन उसका स्वरूप जितना जल्दी हिंसक हो गया, ये भी है। और कभी कभी शक होता है, संदेह होता है कि ऐसी क्या बात थी कि जो सेना आज उतर कर नियंत्रित कर ली पूरे आंदोलन को, वही सेना उस समय क्यों नहीं रोक पाई इस विध्वंस को? क्या जानबूझ के भी चाहे ये मौका दिया गया कि इस तरह का विस्फोट हो, इस तरह का? तो उसको भी आप सकारात्मक दृष्टि से या नकारात्मक दृष्टि से भी देख सकते हैं। नकारात्मक दृष्टि ये कि उस समय सेना को या पुलिस बल को जिस तरह से ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई, हिंसक कार्रवाई को रोकना चाहिए था, उसमें वो उसको नहीं निभाई, और उसको जानबूझ के और छूट दिया गया। ऐसी एक आशंका लगती है, जरूरी नहीं कि ऐसा हुआ। हो सकता है कि स्वतः स्फूर्त इतना तेजी से घटनाएं हुई, जैसे माचिस की तीली जलती है तो जली उसकी तरह से, लेकिन तो माचिस की तीली की तरह जली, हम लोग उदाहरण दे रहे हैं उसका, तो माचिस की तीली की तरह बुझ भी गया। वो जो प्रदर्शन था, वो जज्बा था, ये अब बातें उलझ के रह गई। वहाँ सरकार कैसे बने, राष्ट्रपति शासन हो या अंतरिम सरकार बनेगी, तो अंतरिम सरकार में कौन लोग शामिल होंगे? दूसरा, जो आंदोलनकारी जमात में भी फूट है, इसको लेकर 10 तरह का उसमें कि
इसको हिंदू हिंदू राष्ट्र बनाना है पहले, फिर से माने वो जो गुस्सा था, जो चीजें थी, वो जो जो आधुनिक किस्म का जो राज्य बना था, उससे लोगों का मोह भंग हुआ और उसके लिए जिम्मेदार वही है। हम तो कल लिख भी चुके हैं कि इसके लिए मूल पर जिम्मेदार कम्युनिस्ट नेता है, जो जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर आई, जिन्होंने वहां राजशाही का अंत किया था, वो कोई आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सके। और ये हालांकि वहां जो कारण है, वहां जिस तरह का आंदोलन हुआ, वो उससे ज्यादा भीषण स्थिति अपने यहाँ है। बेरोजगारी की दर हमारे यहाँ भी कम नहीं है और विषमता की खाई हमारे यहाँ भी कम नहीं है। और राजपुत्र राजनेता राजघरानों में बदल चुके हैं और उनके बच्चे राजनीति में हैं या तरह तरह के की पोस्ट पर जहां तहां पहुंच रहे हैं, करते हैं, जो कुछ दिखाई दे जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन सब लोग तो उस तरह का सारा जो चीज है यहाँ भारत में भी है। लेकिन यहाँ उस तरह का आंदोलन, उस तरह का विस्फोट नहीं है, क्योंकि उसका बहुत तरह का उस वजह है। उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। आज बात को यही समाप्त करते हैं कि जो नेपाल में हुआ और नेपाल में जो छात्र आंदोलन रहा है, वो उसकी सबसे बड़ी कमी अब दिखाई दे रही है कि वहाँ एक सर्वमान्य नेता जिसके प्रति सबों के मन में आदर और सम्मान हो, वो उभर के सामने नहीं आया। लोग कहते हैं कि माने कहा जाता है, माना जाता है कि इतिहास अपने अनुकूल व्यक्ति को, जननायक को पैदा करता है। देखिए वहाँ इस उहापोह की स्थिति में कोई इस तरह का नेता जननायक बनकर उभर कर सामने आता है या नहीं? नहीं तो कुल मिला के ये इस व्यवस्था पर नेपाल में जो चला रहा है, जिस तरह का जो दृश्य है वहाँ का, जो वहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार और विषमता और इस तरह की बेरोजगारी जैसे संकट हैं, वो सब है। और अभिजात वर्ग के प्रति, अमीरों के प्रति जो गहरा आक्रोश है, उसका विस्फोट तो हो गया, लेकिन उस विस्फोट से कोई वास्तव में ठोस बदलाव आता है या नहीं, यह कहना मुश्किल है। धन्यवाद सर।